जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट से मुर्दाबाद। देखिए, आज जो विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वो ये कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई है, क्या ये रणनीति पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस को अपनानी चाहिए? और एकला चलो रे वाला जो नारा, जो बात गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अभी तक ये देखा गया कि कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के लिए स्पेस छोड़ा या उनसे छुड़वाया गया और धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों पे निर्भर हो गई कांग्रेस। कुछ जगहों पर ऐसा नहीं हुआ, आज भी वहां कांग्रेस की अपनी महत्ता बनी हुई है। जैसे तमिलनाडु के अंदर स्टालिन ने, डीएमके ने कांग्रेस का साथ काफी लंबे समय से नहीं छोड़ा और दोनों साथ साथ चल रहे हैं। पूरे देश की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन तमिलनाडु के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ और उसका फायदा स्टालिन को भी मिला और कांग्रेस को भी मिला। कर्नाटक में कांग्रेस ने स्पेस थोड़ी सी जेडीएस के लिए छोड़ी थी, लेकिन जेडीएस ने गलती कर दी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलवैया करने चली गई, तो जेडीएस की स्पेस खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जेडीएस को खत्म कर दिया, लेकिन कांग्रेस एक मजबूती से बढ़ी। केरला के अंदर कांग्रेस ने स्पेस नहीं छोड़ी और वहां पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में, एक केरला में वामपंथ और कांग्रेस आमने सामने रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस उन्होंने नहीं छोड़ी। पूरे देश के अंदर चाहे वो इंडिया गठबंधन में रहे, लेकिन केरला में उन्होंने आपस में आमने सामने की लड़ाई लड़ी। आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेस से गलती हुई जब जगन रेड्डी को, जो एक नेचुरल उम्मीदवार होते चीफ मिनिस्टर पद के, कांग्रेस ने उनको नहीं बढ़ाया और एक ऐसे क्रिकेटर को वहां मुख्यमंत्री बना दिया जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। जगन रेड्डी सत्ता में रहे और अब वो विपक्ष में हैं और उनकी पार्टी के लोग टूट टूट कर टीडीपी में जा रहे हैं, जो राजनीति में एक मामूली घटना है। जब अगर जगन रेड्डी दोबारा सत्ता में आएंगे तो टीडीपी के लोग तोड़कर उधर चले जाएंगे। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने ली जो कांग्रेस की स्पेस थी। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने ली। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बड़ी मजबूत शक्ति बनकर उभरे और कांग्रेस एक पीछे चलने वाली पार्टी की तरह उदित हुई। यही बिहार में हुआ, लालू यादव, तेजस्वी यादव ने। लेकिन पराकाष्ठा तब हुई जब ममता बनर्जी ने, जो हमेशा कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती, कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ती कांग्रेस का मखौल बनाने का और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी का फायदा पहुंचाने का। देखिए, यह बात तो मानी जा सकती है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए स्पेस नहीं छोड़ सकती, लेकिन अगर वो चाहती कि इंडिया गठबंधन एक मजबूती से आगे बढ़े तो पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए उन्हें जब पता है कि बिना कांग्रेस के हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं खड़ा हो सकता, तो इस प्रकार के जो हास्यास्पद स्टेटमेंट वो देती हैं, उससे उन्होंने इंडिया गठबंधन के सत्ता में लौटने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस से नहीं हो पा रहा है तो मुझे कन्वीनर बना दिया जाए इंडिया गठबंधन का, जबकि वो जानती हैं कि उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वेस्ट बंगाल तक सीमित है और वहां पे बड़ी मजबूती से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा है। और उसमें जो सबसे बड़ा साथ दिया वो अरविंद केजरीवाल ने दिया। तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी कोई भी ऐसा कारण नहीं छोड़ते जिसकी वजह से कांग्रेस का मखौल न उड़े। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब लालू प्रसाद यादव, जिनको हम मानते हैं कि बिहार के अंदर सेकुलर फोर्सेस के मसीहा हैं और उन्होंने कभी अपना सेकुलर फेस को धूमिल नहीं होने दिया, और चाहे चुनाव में उनको हार मिली लेकिन उन्होंने वो चीज की जो कि देश की जनता, हमारे जैसे लोग तो कम से कम चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव जी ने भी ममता बनर्जी को कन्वीनर बनाने का जिस प्रकार से सहमति अपनी दी, उससे कान तो हम जैसे लोगों के भी खड़े हुए। यही बात महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार ने की। उन्होंने भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली ममता बनर्जी के कन्वीनर बनाने का समर्थन किया, जबकि उनको पता है
कि महाराष्ट्र के अंदर आज के तारीख में चाहे असेंबली इलेक्शन में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट ना आए हो, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट शरद पवार का और कांग्रेस का था। और अगर बहुत सारे कारणों से अगर महाराष्ट्र का चुनाव निष्पक्ष होता तो यह स्थिति ना होती जो शरद पवार खुद कहते हैं अप्रत्याशित रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन उन्होंने भी ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया, जबकि यह हम मानते हैं कि उनको राजनीतिक पकड़ उनकी बहुत ज्यादा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिना कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने की कोई संभावना नहीं, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या गुजरात हो या पंजाब हो, ये सारे क्षेत्र वो हैं, उड़ीसा हो, ये सारे क्षेत्र वो हैं जहां कांग्रेस कभी भी उभर सकती है और कभी भी पुरानी स्पेस को रीऑक्यूपाई कर सकती है। यह भी बात बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल ने जैसे गोवा के अंदर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, हरियाणा के अंदर नुकसान पहुंचाया, हां महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से ममता बनर्जी के स्टेटमेंट का तुरंत समर्थन किया तो कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ गई, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्षेत्रीय दल जो हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस को उभरने नहीं देंगे। अच्छा, जो आज से 3-4 साल पहले की कांग्रेस थी और आज की जो कांग्रेस है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। 3-4 साल पहले की कांग्रेस एक प्रकार से राहुल गांधी की इमेज को इतना ज्यादा टार्निश कर दिया गया था, इतना ज्यादा धूमिल कर दिया गया था कि जनता के बीच में राहुल गांधी का नाम लेवा कोई नहीं था। लेकिन आज के तारीख में उसी राहुल गांधी को लोग जननायक कह रहे हैं। कारण क्योंकि वो परभनी पहुंचे तो उन्होंने कहा क्योंकि लड़का जिसकी हत्या की गई वो एक दलित था और जिस प्रकार से इसलिए उसको मार दिया गया कि वो दलित था। जैसे हर जगह घटना स्थल पर वो पहुंच जाते हैं, संघर्ष करते हैं, चाहे वो संभल हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, जहां पे किसी प्रकार की चीज होती है तो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। तो राहुल गांधी की इमेज जो खराब की गई थी, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, हर जगह उन्होंने जनता से मिलकर और लोगों से, कभी सब्जी वालों से बात करके, कभी सब्जी वाले सब्जी खरीदने वाले उन लोगों से बात करके, कभी कारपेंटर से बात करके, कभी मोची से बात करके उन्होंने देश की जनता को तो आज के तारीख में राहुल गांधी जो 3-4 साल पहले के राहुल गांधी थे, जो एक प्रकार से विपक्ष के लायबिलिटी थे, आज के तारीख में एसेट हो गए। इससे मेरे ख्याल से विपक्षी दल का कोई भी नेता इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या ममता बनर्जी का ये कहना कि मुझे कन्वीनर बना दो और अरविंद केजरीवाल का, लालू प्रसाद यादव का और शरद पवार का उसको समर्थन करना, एक प्रकार का ये समझ गए थे कि राहुल गांधी की जो कद बढ़ रहा है उससे उनका कद कम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पलट के वार किया। आपने देखा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंडिया गठबंधन था उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और एक बहुत बड़ा कारण बना जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को आज अपने जो निर्णय हैं उनका पुनर्निरीक्षण करना पड़ रहा है। और वो चीज नहीं हो रही है जो हमने 2014 से लेकर 2024 तक देखी थी। और उसका मुख्य कारण यह था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो खुलकर सामने आई। लेकिन यही या तो दिखाने की बात कि बिना कांग्रेस के हम चुनाव जीत सकते हैं, उन्होंने कांग्रेस को जब बाई इलेक्शंस के चुनाव में बिल्कुल बाईपास कर दिया और कांग्रेस ने भी स्पेस छोड़ दी समाजवादी पार्टी के लिए, तो जहां 9 जगह इलेक्शन हुआ, जहां पहले 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, बमुश्किल वो 2 सीटें जीत पाई और वो भी 2 सीटें हरवा देते। जिस प्रकार से पुलिस तंत्र का उपयोग और जिस प्रकार चुनाव आयोग का खुला खेल वहां पे हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव के पास एक जो तीसरी फोर्स थी जो कि शांत होकर बैठ गई थी, अगर वो अखिलेश यादव के साथ होती तो शायद ये भी ना होता। तो अखिलेश यादव को भी एक मैसेज मिल गया कि एक इलेक्शन आपने लड़ा था पार्लियामेंट का मिलजुल कर, वहां क्या रिजल्ट आया, और बाई इलेक्शन में जब आपने कांग्रेस को छोड़ दिया उस समय क्या रिजल्ट आया। बिहार के अंदर ये सबको आश्चर्य हुआ था, ये पप्पू यादव जैसा नेता जिसकी अपनी एक गुडविल है, जिसके बोलने का एक स्टाइल है और जो धर्म और जाति से उठ पर मानववाद पे बात करता है, जब वो टिकट मांग रहा था और ये कह रहा था कि गठबंधन का उम्मीदवार पार्लियामेंट में उनको बना दिया जाए, तो किस प्रकार से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के घर भी हो गया था और लालू प्रसाद यादव ने उसे उठने न देने की बात करके
जो शायद उनके दिमाग में थी। पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया था। जनता दल यूनाइटेड की बीमा भारती, जो जनता दल यूनाइटेड की विधायक थी, उनको महागठबंधन का टिकट दिला के चुनाव लड़वा दिया था। और जबकि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा पार्लियामेंट इलेक्शन में खराब रही और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के बावजूद पप्पू यादव चुनाव जीते। तो अगर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का मैं प्रशंसक हूं, लेकिन जो पप्पू यादव के साथ उन्होंने किया और जो उन्होंने कन्हैया के साथ किया, इसका मतलब यह है कि वो किसी भी ऐसे नेता को उभरने नहीं देना चाहते जो कि तेजस्वी यादव के लिए एक चैलेंजर बन सके। तो इन सबके प्रतिरोध के लिए अगर दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने इस बार कोई गठबंधन न करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ न केवल चुनाव लड़ने का फैसला किया, बल्कि जहां आम आदमी पार्टी तो सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ी कर चुकी है, कांग्रेस ने भी 60% सीटों पे कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक भी कैंडिडेट का टिकट फाइनल नहीं किया है। और न केवल कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, बल्कि मजबूत कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। और जिस प्रकार का ऑफेंस कांग्रेस के अंदर दिख रहा है, ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी दिख रही है, बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ उन्होंने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता खड़े करने का निर्णय लिया है। यह बात सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर आज भी अगर दिल्ली के लोगों से पूछा जाए कि दिल्ली को बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो वो मदन लाल खुराना का नाम नहीं लेते, वो साहिब सिंह वर्मा का नाम नहीं लेते। वो अगर नाम लेते हैं तो शीला दीक्षित का लेते हैं। और शीला दीक्षित ने बिना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े हुए दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, वन क्षेत्र के मामले में, हरियाली के मामले में आगे बढ़ाया था। ये दिल्ली के ज्यादातर लोग मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस एग्रेसिव नहीं थी, आगे आके अपनी बातें नहीं कर रही थी, इसलिए उसकी सारी की सारी स्पेस आम आदमी पार्टी ने ले ली थी। अच्छा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है आज की तारीख में। यह उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ा क्लियर हुआ था, जब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने 60-70 बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं को अपने पास बुलाया था और उनसे राय मांगी थी, तो उन सब धर्म गुरुओं ने यह कहा था कि हमारे समाज के अंदर आज के तारीख में जो गुडविल है वो कांग्रेस के प्रति है। अगर आप उनसे गठबंधन नहीं करेंगे तो आपको चुनाव में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। और हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, ये मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बताया था, कि अगर चुनाव अलग अलग लड़े तो कांग्रेस को, चाहे वो जीते या हारे, पूरा वोट कांग्रेस को जाने वाला है, मुसलमानों का। और आज के तारीख में अखिलेश यादव के पास अगर वोट बैंक है, बाकी वोट बैंक्स भी हैं, दलितों के भी हैं, ओबीसीज के भी हैं, लेकिन जो मुख्य वोट बैंक उनके साथ सॉलिडली हमेशा रहा है वो मुसलमानों का रहा है। और उनका छोड़ जाना अखिलेश, तो इसी की वजह से पार्लियामेंट के अंदर अखिलेश, और यही बात, यही चीज कांग्रेस ने भी की थी। कांग्रेस ने भी मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाया और उनसे बातें की, तो उन्होंने भी कांग्रेस के नेताओं से यह कहा कि आप अगर अलग भी लड़ेंगे, आप चुनाव एक भी सीट न जीतें, तो भी हम आपका समर्थन करेंगे। मतलब मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये डिसाइड कर लिया था कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो हम इनके साथ रहेंगे। अब प्रश्न केवल ये उठता है कि क्योंकि ये हमेशा से पूछा जाता रहा कि बिहार के अंदर आरजेडी के साथ मुसलमान चले गए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, आखिर गए क्यों? कांग्रेस को इन्होंने क्यों छोड़ा, जबकि उनकी सहानुभूति कांग्रेस से भी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन कारण ये लगा उन्हें कि जब यार दलित हमको, कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे, जब ब्राह्मण इनको वोट नहीं दे रहे, सवर्ण समाज इनको वोट नहीं दे रहा, तो फिर हम वोट देंगे, अपना वोट खराब क्यों करेंगे? लेकिन अब जो परिस्थिति बनी है, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाया है, और जो अमित शाह ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद उनके बड़े बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से मनुस्मृति को आगे बढ़ाया और संविधान की खिल्ली उड़ाई है और जातिवाद को बढ़ावा दिया है, और जो पूरी हिस्ट्री निकल कर आ रही है किस प्रकार से उन्होंने जिंदा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा निकाली थी, उनके जो पोस्टर्स थे उनको जलाया था और उनका अपमान किया था, और जैसे मनुस्मृति को उनके बड़े बड़े आइडियोलॉग्स ने बढ़ाया था। तो जो कांग्रेस का पहला वोट बैंक था, जिसने 40 साल पहले देश की आजादी के बाद कांग्रेस की झोली में डाले थे, वो 3 बड़ा वोट बैंक था, दलितों का, मुसलमानों का और सवर्णों का, और भी विशेषकर ब्राह्मणों का। ब्राह्मण भी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया था कि जब दलित इनके साथ नहीं है, मुसलमान इनके साथ नहीं, तो हम वोट देके क्या करेंगे, और वो सेफ फील करता था भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन जब मुसलमान पूरी तरह से वापस आ गए और राहुल गांधी की इस स्ट्रेटेजी के तहत और अमित शाह की गलती की वजह से दलित अगर वापस आ गए
और मुसलमान वापस आ गए तो सवर्ण समाज के उन वर्गों को भी, और जो देश के अंदर ये देखना चाहते हैं कि मनुस्मृति और संविधान के बीच के संघर्ष के बीच हमें मनुस्मृति के साथ नहीं रहना है, हमें संविधान के साथ रहना है, तो कांग्रेस के पास और राहुल गांधी के पास एक अपर हैंड है जो और किसी नेता के पास नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी आजकल खुलकर खेल रहे हैं और कांग्रेस खुलकर खेल रही है, लेकिन जिस बात की केवल कमी थी कांग्रेस के अंदर वो एग्रेसिवनेस की कमी थी, वो बढ़कर आगे लड़ने की कमी थी। क्योंकि आज भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेसी तो नहीं है, लेकिन उनकी सहानुभूति कांग्रेस के साथ इसलिए है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई सामने एक ऐसी पार्टी है जिसने समझौता नहीं किया और कभी समझौता नहीं किया है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। तो अब दिल्ली का चुनाव ये बताएगा कि कांग्रेस की जो एकला चलो की रणनीति है ये सफल होगी कि नहीं। और जिस प्रकार से देवेंद्र यादव जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और अलका लांबा को उन्होंने बड़ी अच्छी जगह से लड़ाया है, और शीला दीक्षित के पुत्र को उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ाया है, और जिस प्रकार से राहुल गांधी दिल्ली की गली गली को छान रहे हैं, अगर अगले 2 महीने इसी प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को जगाए कांग्रेस, और जो उनका खोया हुआ वोट बैंक है मुसलमानों का, दलितों का और सवर्णों का और ऐसे लोगों का, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो कि निर्मला ताई की टैक्स नीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होने के बावजूद आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो गया। अब तो यह स्थिति आ गई है कि उनके नेशनल प्रवक्ता अजय आलोक साहब बिहार के, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, अब वो भी निर्मला ताई को क्रिटिसाइज करने लगे हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो कि हो सकता है सेक्युलरिज्म को न चाहता हो, लेकिन जिस प्रकार की टैक्स के माध्यम से लूट को आगे बढ़ाया जा रहा है उसका विरोधी है। और अगर कांग्रेस बड़े बड़े पूंजीपतियों के माफ होते ऋण और कॉर्पोरेट टैक्स के कम होने और उनको सारी सुविधाएं देकर मध्यम वर्ग को चूसने, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो मध्यम वर्ग है बहुत बड़ी संख्या में है। अभी देखना है कि अगले 2 महीने की रणनीति और राजनीति कांग्रेस किस प्रकार से खेलती है, लेकिन दिल्ली की जो रिजल्ट्स आएंगे विधानसभा के उससे पता चलेगा कि जो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव या शरद पवार या ममता बनर्जी गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, कांग्रेस गलती कर रही है या सही कर रही है, ये पता चल जाएगा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस की स्पेस को ऑक्यूपाई करके दिल्ली के अंदर पिछले 10-12 साल से शासन कर रहे हैं, अब उनको परेशानी महसूस होने लगी है। और जो उन्होंने गोवा के अंदर किया है, हरियाणा के अंदर किया है, विधानसभा चुनाव में गुजरात के अंदर किया था, वो सब उनके दृश्य सामने आने लगे हैं। तो लेट अस वेट एंड सी। लेकिन कांग्रेस को इसी एग्रेशन के साथ, इसी प्रकार से अपनी शक्ति को बढ़ाने के आधार पर और दूसरे पर निर्भर न होकर बाकी लोगों को यह महसूस कराना है कि आज भी अगर पिवटल पॉइंट अगर एनडीए के अंदर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और इंडिया गठबंधन के अंदर अगर कोई पिवटल पॉइंट है तो कांग्रेस है। और राहुल गांधी और अब तो प्रियंका गांधी भी उनके साथ आ गई हैं। अब देखते हैं दिल्ली के चुनाव में जनता क्या रिजल्ट देती है, क्या निष्कर्ष देती है, और तब हम लोग टिप्पणी करेंगे कि कांग्रेस की रणनीति बेहतर थी लेकिन अरविंद केजरीवाल परेशानी में है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। ये बात बिल्कुल सच है। नौकरी दिलाने में तेजस्वी यादव ने अच्छा काम किया था, लेकिन जो पप्पू यादव के साथ उन्होंने किया वो गलत किया। अरविंद केजरीवाल जिस मुद्दों पे बाहर आए थे और जिसमें उभरे थे अन्ना हजारे के आंदोलन से, एक ईमानदारी और एक सामान्य साधारण जीवन, उन दोनों पे डेंट लग चुका है। और अब एक्सप्लेन उनको करना है कि उन्होंने दिल्ली की जनता को कितना फायदा दिया है। लेकिन जिस प्रकार से शीला दीक्षित का दिमाग का जनता के मन मस्तिष्क में शीला दीक्षित का नाम है, कांग्रेस उसका फायदा उठा सकती है। देखते हैं उठा पाती है कि नहीं, वो समय बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तब बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।